हम्म, चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर वन है टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, नंबर टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। और मतलब हम लोग इसमें हर एक में कुछ ना कुछ आंसर इस बात का जानते हैं। जैसे मुझे बताओ, टाइप में मेरे पास में अगर 3D का एलिमेंट है, 4D का है, 5D का है, सबसे ज्यादा CFSE किस में रहेगा? शायद तुम इसका जवाब दे सकते हो। 5D। सर 5D में। 5D का रहेगा, क्योंकि 5D सबसे ज्यादा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा पुल बैक करता है। ठीक है, लिगेंड्स के लोन पेयर्स को, और जितना ज्यादा अंदर घुसाने की कोशिश करवाएगा वो, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज होगी उसके अंदर। और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज होगी बच्चों उसके अंदर, उतना ही क्या होगा, वो बैरी सेंटर से ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। बिकॉज उतना एनर्जी गैप जो है, उतना स्टेबिलिटी का जो गैप है वो बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, नंबर थ्री नेचर ऑफ लिगेंड। ऑब्वियसली नेचर ऑफ लिगेंड में पॉजिटिव चार्ज में, अच्छा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? लिगेंड उतना स्ट्रांग सर ज्यादा होएगा अगेंस्ट स्टेबिलिटी। ज्यादा होगा, क्योंकि हमको ये भी पता है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी बढ़ती है, तो और ज्यादा CFSE होगा। लिगेंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में से किसका CFSE ज्यादा होगा? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड को। का ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का CFSE ज्यादा होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स और फिफ्थ, ठीक है, चीलेशन। ठीक है, इट्स इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। चीलेशन अफेक्ट्स ओवरऑल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये सब फैक्टर्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसके अंदर, सबने लिखा भाई? सबसे पहला इसके अंदर है टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सर सेकंड वाला एक और बार बताओगे प्लीज? सब देख रहे हैं अपन नीचे, देखो ना एक एक करके। टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऊपर का छापा तुमने? यस। अच्छा, इसमें लिखो हायर द Z इफेक्टिव ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ग्रेटर विल बी द पुल, ठीक है, ऑन लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स, and more will be splitting, ठीक है, in orbitals of metal, and so delta increases, CFSE increases। ठीक बात है भाई? जैसे देखो, अगर मेरे पास में, ठीक है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर सेम, कीपिंग अदर फैक्टर्स सेम, बाकी फैक्टर्स अगर मैं सेम रखूं, तो मेरे पास में कोबाल्ट का F6 3- का कॉम्प्लेक्स है। किसी को जल्दी से याद है भाई कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? CO+3 क्या कॉन्फ़िगरेशन है? जल्दी एकदम। 3D6। गुड। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, कोई बताएगा? sp3d2। याद रखना,
F माइनस बाउंड्री है बच्चों, याद है कि नहीं है? हाँ सर। वीक फील्ड फाइव में है। प्लस थ्री नॉर्मली क्या फॉर्म करता है इनो ऑर्बिटल? F माइनस इज द फर्स्ट लिगेंड जहां से वो आउटर ऑर्बिटल बनाना शुरू कर देता है, ये अपने एक्सेप्शंस में ठीक है लिखा हुआ है, शायद तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल इसका एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू √24 बोर मैग्नेटॉन, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना सारा कचरा देखो इस पे लिख लो। जब हम इसके नीचे जाते हैं, ठीक है, तो मैं प्लस क्या करूंगा बताओ, एटॉमिक नंबर कितना? 18। 18। तो मेरे पास में जो रोडियम F6, ठीक है, 3- आता है, ठीक है, इसके लिए क्या समान हो जाएगा बताओ? ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अब, क्योंकि रोडियम आ गया है। तो अब D2sp3, समझ रहे हो? ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल, ठीक है ना, लो स्पिन और डायामैग्नेटिक। याद है भाई? सही है। तो ऊपर वाले के अंदर CFSE कितना था? देखो एक्सप्रेशन भी तुम जल्दी से सोचो, तुरंत बता सकते हो। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भाई? 4। T2G EG क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये 1 2 3 4 5 6। देखो ये है कि नहीं? तो इसलिए CFSE कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेट करें तो सब कुछ मिला के? -0.4 डेल्टा नॉट। बोला है कि नहीं? यस सर। इसका CFSE कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? -6। सबके सब नीचे है कि नहीं बताओ? 6 हाँ इंटू सर, 0.4 -2.4। -2.4 डेल्टा नॉट डैश। ठीक है, और प्लस क्या बताओ? 2p। 2p प्लस 2p। और इसी के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास में +32 आएगा। ठीक है, तो इरिडियम का हमारे पास क्या बन जाएगा? IrF6 3-। ठीक है, अगेन D2sp3, अगेन ऑक्टाहेड्रल, अगेन लो स्पिन, ठीक है, डायामैग्नेटिक, और CFSE इस केस में क्या होगा? सेम एक्सप्रेशन बनेगा, -2.4 डेल्टा नॉट। बस द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो डेल्टा नॉट डैश मैंने लिखा है, जो पहले डेल्टा नॉट था, अब वो डेल्टा नॉट डैश भी चेंज होकर डेल्टा नॉट डबल डैश बन जाएगा +2p। बोलो समझ रहे हो क्या भाई? सही बात है। हाँ सर। तो इसलिए हम लोग, एक तो पहले तो हम लोग स्प्लिटिंग पे भी बात करें। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग भी क्या है? तीनों में अलग अलग है। एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग भी तीनों में अलग अलग है। डेल्टा नॉट डैश और डेल्टा नॉट डबल डैश में से कौन सबसे बड़ा है बताओ? डबल डॉट। डबल डैश सबसे पहले। और CFSE के मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो -0.4 डेल्टा नॉट का मॉड, ठीक है, -2.4 डेल्टा नॉट डैश +2p का मॉड, ठीक है, और -2.4 डेल्टा नॉट डबल डैश +2p के मॉड में से कौन बड़ा है भाई? सबसे लास्ट सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होगा बिल्कुल। ये समझा के बताओ। छाप लिया क्या बताओ? हाँ सर। सर एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग कैसे बताया? ये तो ऊपर का पॉइंट था ना हमारे पास, हमने सबसे पहले यही लिखा था ना, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग वैसे भी ज्यादा होगा ना। तो अपन तब से करते आ रहे हैं ना टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में, 3D 4D 5D में 5D का Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा रहता है, फिर 4D का, फिर 3D का। 5D का तो गॉड डैम इट बहुत ज्यादा है भाई, उसमें तो F ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग है ना यार। हाँ सर ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास में जब भी सवाल आए, ठीक है, NiCl4 2-, देखो PdCl4 2-, और PtCl4 2-, तो ऑब्वियसली CFSE का ऑर्डर क्या रहेगा भाई? 3 to 1। 3 to 1।
तो पहले वाले का हाँ, हाइब्रिड सर। एक्शन sp3, दूसरे वाले का dsp2, SP तीसरे वाले का dsp, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेल्टा डबल डैश स्क्वायर प्लेनर है, ये डेल्टा डैश स्क्वायर प्लेनर है, और ये तो फिर डेल्टा स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है, ये तो टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो जा रहा हूं, नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। अर्पित हो क्या भाई? क्या भाई, क्या लिखें? हायर द पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, more will be the attraction, more will be attraction, greater will be CFSE. Greater will be CFSE. ठीक है, जैसे FeCN6 बहुत ही कॉमन एग्जांपल अपना जाना पहचाना, K4FeCN6, तो इस पे -4 का चार्ज +2 का चार्ज, और अगला K3FeCN6, इस पे -3 का चार्ज +3 का चार्ज। बोलो भी सही है? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखा जाए वैल्यूज अगर लिखोगे तो भाई क्या आ जाएगा मेरे पास में, दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों, तो आयरन +2 मतलब कितना, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, +3 मतलब कितना, D5 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो इसमें भी D2sp3 बच्चों, सही बात है, D2sp3 बात है, D2sp3। और सपोज इसके अंदर का जो स्प्लिटिंग है, ठीक है, वो अगर मैं बोलूं कि वो डेल्टा नॉट है, तो इसका स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज माना कि साइनाइड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट आयरन पे जो चार्ज डिफरेंट हुआ है उसकी वजह से डेल्टा नॉट डैश जो है वो तो चेंज होने वाला है, ठीक है, वो वैल्यू जो है, वो अट्रैक्शन जो है वो तो चेंज होने वाला है, एंड इट स्ट्रेचेस अप एंड डाउन, ठीक है, दिस वैल्यू चेंजेस, डेल्टा नॉट डैश। तो डेल्टा नॉट और डेल्टा नॉट डैश में से क्या है, वैसे भी कौन बड़ा हो जाएगा, ये चीज बड़ी हो जाएगी, इवन दो, ठीक है, अगर हम लोग इसका प्रॉपर CFSE निकालें तो दिस CFSE कम्स आउट टू बी, कोई एक्सप्रेशन ऐसे देख के बता देगा भाई, बोलो। तुम्हें ज्यादा देखो लर्न नहीं करना है, D6 का अरेंजमेंट याद करो क्या है भाई। CFSE सोचने के लिए नीचे के 3 जो हैं उसको देखो, ऐसे ऐसे उसमें 6 भरो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में क्या इमेजिन करो भाई, दोनों खाली है कि नहीं है, बताओ। यस। आप बता दो भाई, इससे इसका डिस्टेंस कितना था बैरी सेंटर से, -0, तो 0.4 इंटू 6 -2.4 डेल्टा नॉट। अब पेयरिंग बताओ, 6 +2। इसी तरह से CFSE इसका अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा भाई, दिस विल बी, इसके अंदर यहां पे 3 और ऊपर के 2, तो 1 2 3 4 5, क्या लिखूं बताओ, -2.4 डेल्टा नॉट डैश -2 डेल्टा नॉट डैश, 2 डेल्टा नॉट डैश प्लस क्या, 2p, बस प्लस बस p होगा ना, 2p होगा ना, बैरी 5 सेंटर में नहीं हुआ। 5 में देखो, हाँ ठीक है, ठीक। समझे क्या भाई? लेकिन हम इसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बस ये फैक्चुअल है कि उसका CFSE इससे बड़ा है।
समझेगा भाई? हाँ सर। थर्ड, सर पी डैश में नहीं बदल रहा। किससे? नहीं, पी डैश नहीं होता है, पी डैश नहीं होता है भाई। देखो ना, पी क्या है? पी में ऑर्बिटल की एनर्जी तो मैटर ही नहीं करती ना, हाँ सर समझ रहे हो? ठीक है। मतलब अब मैं ट्रू साइंस में बताऊं तो शिवेन यार ठीक है, थोड़ा बहुत अलग अलग होता होगा, बट इतना तो हम भी शायद फील कर रहे हैं कि कोई इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस कि तुम उसको अलग अलग वेरिएबल लेके फैक्टर में काउंट करो, कुछ खास नहीं। जी सर। थर्ड, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स में सीएफएसई इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, ऑफ लिगेंड्स, हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, हायर द लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, greater will be CFSE, greater will be CFSE, ठीक है। अदर फैक्टर्स सेम, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेट्रा सब कुछ सेम रहे तो, ठीक है। तो जैसे देखो मेरे पास में, ठीक है, इट इज FeCN होल 6 3 माइनस, FeNO2 होल 6 3 माइनस, FeNH3 होल 6 3 प्लस, and FeH2O whole 6 3 प्लस। तो इन सब के अंदर क्या होने वाला है, सारे के सारे जो आयरन हैं ये सबके सब +3 हैं भाई, तो दे ऑल हैव, क्या बताओ, D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब के अंदर ये तीनों कैसे हैं बताओ बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग तो इसलिए इन तीन के लिए क्या है हमारे पास में, इट इज T2G 2,2,2, आई एम सॉरी 2,2,1 और EG 0,0। बोलो सही बात है? ठीक है। दिस वन इज गोइंग टू हैव स्लाइटली डिफरेंट, क्या बताओ, T2G 5 है ना मेरे पास में, 1,1,1 और EG क्या बताओ, 1,1 सही बात है भाई। So this is going to have root 35 Bohr magneton and these all are going to have root 3 Bohr magneton. सही है? तो इन सब में क्या होने वाला है बताओ, CFSE will be equal to -2 times, ठीक है, डेल्टा नॉट, सपोज इसका मैं मान लेता हूं डेल्टा नॉट, दिस इज डेल्टा नॉट डैश, डेल्टा नॉट डबल डैश, डेल्टा नॉट ट्रिपल डैश। तो डेल्टा नॉट ट्रिपल डैश या डेल्टा नॉट डबल डैश या डेल्टा नॉट, ठीक है, +2p। बोलो भी सही है? यस सर। यस सर। और इसका CFSE क्या होने वाला है? 0। यू सी, जब मैं बोलता हूं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका मतलब एक्चुअली मैं मैग्नीट्यूड से मीन कर रहा होता हूं। यू कैन सी दैट उसमें CFSE आया ही नहीं। इट इज एज गुड एज एक सिमेट्रिक फील्ड होती है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस बात को, ठीक है, उसमें कोई स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। नेगेटिव है इसका मतलब वो स्टेबल है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे हम कंपेयर करते हैं किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मतलब होता है हमारा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं उस समय। तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, CFSE क्या कर रहा है, ऑन लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है। रीजन जो है क्या है बताओ, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर तुम जाके चेक करोगे अभी बच्चों, तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? CN minus is more than NO2, is more than NH3, is more than H2O.
समझे क्या भाई? आगे चले हम लोग। एक मिनट से ठीक है, इसके अंदर एक चीज हमें नोट करनी चाहिए, लिख लो पहले एक बार। ठीक है, एंड दैट इज चीलेशन इफेक्ट। चीलेशन इफेक्ट, सर वो 5th पॉइंट है। कोई बात नहीं, थोड़ा पहले लिख लो इसे। यस, डेड है सब। चीलेशन इफेक्ट में क्या है? एज नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स इंक्रीजेस, as number of chelate rings increases, overall stability of complexes increases. Complexes increases. When I say stability of complex increases, मेरा actually मतलब क्या होता है? सुनो, किसी भी चीज का स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो तुम मेटल M+N के साथ में सपोज XL लिगेंड का, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इमेजिन कर रहे हो, क्या बताओ? MLX+N का जो K इक्विलिब्रियम है, दिस K इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, एज यू माइट बी अवेयर, क्या बोलते हैं इसको? K स्टेबिलिटी। बोलो है कि नहीं? एंड एज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, K स्टेबिलिटी मस्ट क्या बताओ? इंक्रीज। यही मतलब है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब वो कॉम्प्लेक्स पकड़ के बैठ जाएगा। एक बार जो चीज कॉम्प्लेक्स में घुस जाती है जनरली बाहर नहीं आती। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं? क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से लोग मर जाते हैं? CO पॉइजनिंग से लोग इसलिए मर जाते हैं, CO पॉइजनिंग से, बिकॉज एक्चुअली तुम्हारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किसके बीच का कॉम्प्लेक्स बनता है? हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है, दैट आयरन एक्चुअली फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद ऑक्सीजन। अब अगर मेरे पास में CO आ जाए ब्लड स्ट्रीम में, एब्जॉर्ब, तुम अगर ब्रीद इन कर लो, तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, एक स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेस करता है वीकर एसिड को, वैसे एक स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स रिप्लेस करता है वीकर कॉम्प्लेक्स को। नाउ O2 बीइंग कैसा लिगेंड, अ वीकर लिगेंड, इज वेरी इजीली रिप्लेस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इवन इफ तुम अगर ऑक्सीजन उसको अगर दे भी दोगे ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में ऑक्सीजन दे भी दोगे, तब भी क्या है कि ऑक्सीजन वापस रिवर्स वे में उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ नहीं पाएगा। तो द कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू रिवर्ट दिस इक्विलिब्रियम ऑफ O2 इज सो हाई, कितना मुश्किल से उसको जो है हटाया जाता है। दैट इज द इश्यू विद CO पॉइजनिंग। तो स्टेबिलिटी उस जो कॉम्प्लेक्स का अच्छा होना चाहिए, उसका स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स दैट डेल्टा G, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेल्टा G प्लस RT ln क्यूब, एंड डेल्टा G नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू क्या है बताओ? माइनस RT ln K। सही बात है। तो जितना ज्यादा K होगा उतना डेल्टा G नॉट नेगेटिव रहेगा। सही बात है। यस सर। ठीक है। तो फॉर हायर K, ठीक है, तो क्या बोले हम लोग, मोर नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा G बिकम्स, ठीक है, हायर द वैल्यू, मोर इज द वैल्यू ऑफ K, is the value of K, and more stable is the complex. More stable is the complex. सर एक डाउट है, हाँ जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में आपने जहाँ लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE reduces, हाँ, अगर मेरा मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो
मतलब और नेगेटिव होता जा रहा है ना, तो कम नहीं हो जाएगा क्या कम हो जाएगा बेटा? सर? ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पे -2 टाइम्स डेल्टा नॉट था, हाँ हाँ, वहाँ पे अगर लिगेंड बेटर होता गया तो फिर और नेगेटिव हो गया ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना, ये भी यहीं पे लिख लो बगल में, है कि नहीं? बताओ अब डेल्टा जी बताओ कब अच्छा होगा, नेगेटिव होने पे कि पॉजिटिव होने पे, ये बताओ। नेगेटिव होने पे। नेगेटिव। क्या जोहेब क्या बोल रहे हो भाई? नेगेटिव। नेगेटिव होने पे, नेगेटिव होने पे डेल्टा जी अच्छा होता है ना प्रतीक्षा? यस सर। तो मुझे डेल्टा एच कैसा चाहिए बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये तो हो ही रहा है ना, सीएफएससी इसमें कंट्रीब्यूट ही तो कर रहा है। ओके सर। व्हेन वी से देखो मोर सीएफएससी, मैं इसको देखो एक्सप्लिसिटली लिखवा रहा हूं, मोर सीएफएससी एक्चुअली इंप्लाइज, ठीक है, मींस क्या बताओ? इट एक्चुअली मींस मोर मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी। सही बात है कि नहीं बताओ? ये हमारा मतलब होता है। हम बोलते हैं ना हीट ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है प्रतीक्षा? और ज्यादा नेगेटिव हीट ऑफ कंबशन है भाई। यस इसका मतलब क्या है बताओ? मोर एक्सोथर्मिक, या ऐसे ऐसे जो है बोलना चाहिए, मतलब डेल्टा एच जो है वही सीएफएससी ले लेके जितना नेगेटिव होगा उतना ही तो डेल्टा एच कम होता जाएगा ना। तो विद साइन अगर मैं बोलूं तो डेल्टा एच डिक्रीजेज, सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ यस सर। हाँ जितना सर। डेल्टा एच कम होगा उतना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, दिस कंट्रीब्यूट्स इन स्टेबिलिटी। समझ रहे हो क्या? उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई। हाँ सर समझा। इसलिए हम शुरू से मैग्नीट्यूड बोल के चल रहे हैं, ज्यादा सीएफएससी का मतलब क्या है? ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बस गांठ बांध के रखो, समझता है भाई? ठीक है। तो तो होता क्या है, जैसे देखो मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूं, NiH2O H2O होल 6 + 2 को सपोज या फिर देखो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं कि एक मिनट रुक जाओ, NiNH3 या निकल भी क्या, कोई भी सपोज मेरे पास में MNH3 + N कोई सपोज मेरे पास में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। आई एम सॉरी 2-3 बार चेंज कर दिया मैंने। इसको मैं रिप्लेस करता हूं बच्चों इथिलीन डायमीन से। तो मुझे बताओ कितने इथिलीन डायमीन में लूं कि वो जो है रिप्लेस हो पाए? NH3 कितने लूं बताओ? NH3 3, NH3 NH3 और NH3 और +N। तो इथिलीन डायमीन क्या है? दे आर लाइक NH2, ये NH2। तो मैं 3 इथिलीन डायमीन लेता हूं, ठीक है। तो और एक रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे, ये मैं किस तरफ जा रहा हूं धीरे धीरे, कोई आइडिया है तुम्हें? M इथिलीन डायमीन होल थ्राइस +N 6, क्या इसमें से निकल जाएगा बताओ? NH3। तो वाई इज चीलेशन गुड? मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब तुम इसमें इसका जो है कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो दिस विल एक्चुअली लुक लाइक NH2 और NH2, और बीच में देखो ये धागा ऐसे, और NH2 और NH2 नहीं होगा ना बेटा, NH होगा ना? आई एम सो सॉरी, ठीक है, नहीं सही तो कर रहा हूं, आई एम सो NH2 है। सही है सर, वो सही है। हाँ सही। और फाइनली क्या रहेगा बताओ हमारे पास में? NH2, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना बेसिकली, वही रहेगा NH2, ये ऐसा बन जाएगा। तो विद दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म +N, व्हाट इज द एडवांटेज? मुझे बताओ इसमें, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो ब्रेकिंग किसकी हुई है बताओ? ब्रेकिंग ऑफ 6 मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड्स हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। और Yes. फॉर्मेशन ऑफ 6 मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड्स हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ सर। तो इसका मतलब डेल्टा H जो मैं डिफाइन करता था थर्मोडायनेमिक्स में, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, याद है ना? ईटा
eta of BDE of reactants minus BDE of products. फॉर्मेशन होता था तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एनर्जी होता था तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. सही बात है? यस सर. फिर भी अगर मैं तुम्हें इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बताऊं, ठीक है, आई हैव लाइक द वैल्यू, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इसकी जो वैल्यू है कुछ 10 to the power 7 to 8 के आसपास है, जो एज यूजुअल मुझे मिल नहीं रही है, बट तुम लोग मेरी बात पे भरोसा रखो, ठीक है. द वैल्यू इज प्रीटी हाई, ठीक है, द वैल्यू इज प्रीटी हाई. इसका जो के इक्विलिब्रियम है दैट इज वेरी लार्ज. तो क्या फैक्टर है इसको सपोर्ट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में? इट इज द डेल्टा एस. तो सेम वही फैक्टर है ये एंट्रोपी का, जिसकी वजह से तुमने देखा है जेम डायोल्स अनस्टेबल होते हैं कार्बोनिल्स में, ठीक है. अगर तुमने देखा है जेम डायोल्स अनस्टेबल होते हैं, तो जेम डायोल्स क्यों अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, उसका भी रीजन यही है यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, ठीक है. सर डेल्टा एस तो कम हो गया ना? डेल्टा एस कम हो गया क्या? देखो भाई, देखो तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड में कितने पार्टिकल्स हैं बताओ. हाँ हाँ सर समझ गया. लेफ्ट साइड में कितने पार्टिकल्स हैं? 4. और राइट साइड में कितने पार्टिकल्स हैं? 7. इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो रैंडमनेस राइट साइड ज्यादा है कि लेफ्ट साइड ज्यादा है? राइट साइड पॉजिटिव है कि नहीं बताओ. यस सर. तो डेल्टा एच का कोई इफेक्ट नहीं आया, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी बताओ इसका नेगेटिव है कि नहीं बताओ. यस. तो बिना किसी एनर्जी के लॉस के तुमने एंट्रोपी बढ़ा दी, तो सिस्टम ये काम क्यों नहीं करेगा भाई? हमेशा करेगा ना. हाँ अभी थोड़ा बहुत अगर एनर्जी का लॉस भी हो रहा होता तो भी उसे ओवरकम करके एंट्रोपी उसे आगे लेके जा सकता था, राइट? हाँ सर. जेम डायोल्स का भी तो रीजन सेम है ना. बताओ जेम डायोल क्यों अनस्टेबल होता है? तो तुम्हारे पास अगर एक जेम डायोल है, एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं, ठीक है, तो तुम H2O उसमें से निकाल दोगे तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा. हाँ. तो राइट साइड में तुम्हारे पास क्या बनेगा? एक कार्बोनिल और एक वाटर, 2 पार्टिकल. और लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारे पास में? एक पार्टिकल. इस रिएक्शन में तो एक फिर भी हल्का सा डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? कि एक्चुअली टाइप ऑफ बॉन्ड्स अलग हो गए हैं, क्योंकि उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड थे जेम डायोल में, और डबल बॉन्ड O के अंदर एक सिग्मा और एक पाई है. समझ रहे हो? कार्बोनिल के अंदर. यस सर. लेकिन कार्बोनिल में CO का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, द बॉन्ड इज सो स्ट्रांग दैट पाई बॉन्ड, ठीक है, इज नॉट सो वीक that the slight loss in energy is easily compensated by the gain in entropy. Yes. अब यहां तो कुछ लॉस ही नहीं है मेरे पास में. ये रीजन है कि चीलेटिन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. तो ज्यादातर सवालों में सबने कॉपी कर लिया, बताओ पहले ही. हाँ सर. एक मिनट सर. क्या बोल सी रहे हो? डबल बॉन्ड O में तो एनर्जी फेवर में है ना. एनर्जी नहीं, डेल्टा नेगेटिव. एनर्जी फेवर में नहीं है. नहीं प्रभाकर, देखो जो तुम्हें बॉन्ड तोड़ने पड़े जेम डायोल में, वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़े कि नहीं पड़े बताओ. हाँ. और जो बॉन्ड बनाया तुमने, पाई बॉन्ड बनाया ना, बताओ. तो नाइट्रोजन जैसा केस नहीं होता है? नहीं मतलब ये देखो ना भाई, देखो तुमने जो बॉन्ड तोड़ा वो ये बॉन्ड तोड़ा मान लो, चलो तुमने ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ा मान लो, तो तुम्हारे पास क्या बना बताओ? ये बॉन्ड तोड़ा मान लो, तुम्हारे पास क्या बना बताओ? C डबल बॉन्ड O और HOH. हुआ कि नहीं हुआ? यस. ये बना ना. तो तुमने 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े, एक CO का और एक OH का, और इस H को तुम कहां लेके गए? उस O के पास में. तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक पाई बॉन्ड बनाया. सही बात है ना भाई? यस सर. तो बॉन्ड एनर्जी इसमें इतना लॉस नहीं करता, इसलिए ये जो है स्पीशीज
फटाफट टूट जाता है। सर आपने डेल्टा जी लेस देन 0 के बाद कुछ इम्पोर्टेंट बताया था क्या? नहीं। डिस्कनेक्ट हुआ था। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये कॉपी किया क्या भाई? तुम्हारे पास सवाल आएंगे इसके कि सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन सब में से कौन है, और तुम्हें जो ये 4 फैक्टर मैंने बताए हैं ऊपर के, ये सब तुम्हें एक्चुअली इसमें इफेक्ट में लेना है तुम्हें इन सबको। कि सेंट्रल मेटल आयन नीचे का होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, चिलेशन होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। समझे क्या? यस सर। हाँ सर। तो इसलिए ऐसा होता है दैट जनरली, इसमें लिखो फॉर कंपैरिजन, क्या सर एक प्रायोरिटी ऑर्डर की तरह रहेगा। फॉर कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। सर अगर जहाँ पे कम प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा गैसियस प्रोडक्ट्स हो तो कुछ चेंज होगा या नहीं, फर्क पड़ेगा? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा ना वापस? बिल्कुल होगा, ओके सर। बिल्कुल होगा। हम लोग किसी बात पे गारंटी तो ले ही नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सर जनरल स्टेटमेंट है कि चिलेशन कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। वो ऑब्वियस रीजन है, एंट्रोपी की वजह से। देखो भाई, तुम जितना चिलेशन करोगे उतना तुम मोनोमेरिक लिगेंड्स को हटा रहे हो ना यार, और एक ही लिगेंड अगर 2-2 बॉन्ड्स बना ले रहा है तो एंट्रोपी का लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअली तुम्हें दिख रहा है ना कि नेचर एंट्रोपी की वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देना चाहता। बताओ क्यों? क्योंकि 7 चीजें अलग अलग घूमती थी, उसको तुमने बांध के एक ही पैकेट में तैयार कर दिया। तो इसमें जो है नेचर को ज्यादा फायदा है ना। बताओ कि अलग अलग घूमने वाली चीजें शुरू से ही कितनी थी? बताओ, 4 ही थी। तो जब ऑप्शन मिलेगा नेचर को स्विच करने का तो नेचर फटाफट किसी भी लॉस के बिना ये चीज स्विच कर देगा। सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सीएफएसई को रिलेट कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस और किसको? सीएफएसई को रिलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना यार। सीएफएसई अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को तो अफेक्ट कर रहा है ना यार। ज्यादा सीएफएसई का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर खुश है ना भाई। हाँ सर। क्योंकि और नेगेटिव सीएफएसई होगी तो और एनर्जी रिलीज करके तुमने बनाया है, तुम्हें उसको तोड़ने में वापस एनर्जी देनी पड़ेगी ना वापस पूरी फिर से। तो जनरली फॉर कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, all above factors contribute, ठीक है, but chelate complexes if given are considered to be, अगेन ये डेटाबेस चीज है प्रतीक्षा, हम इसका जवाब ऐसे नहीं दे सकते हैं, बट फिर भी एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूं। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस if given are considered to be most stable, जी सर। are considered to be most stable, and they even dominate the donation tendency of ligands. अब तुम मुझे अगर ऐसे सवाल पूछोगे, सर अगर मैंने 5D सीरीज का मेटल नाइट्रोजन के साथ देके 3D सीरीज का चिलेशन पूछा, तो भाई इस बात का जवाब नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, इस बात का जवाब नहीं है। तुम्हें कंपैरिजन में ऐसे सवाल पूछेगा ही नहीं भाई वो, जिसमें बहुत ही सिर पैर के बिना की कंपैरिजन है। लेकिन जनरली चिलेशन के एग्जांपल्स हम सिंपल बता देते हैं, एंड दे इवन डोमिनेट द डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को भी वो ओवरकम कर सकता है अनलेस, सुनो, अनलेस donor atom is carbon, like in Cn minus CO etc. क्योंकि इस केस में इनका इतना स्ट्रॉन्ग डोनेशन है। तुम देखो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एकदम लास्ट में आते हैं, है कि नहीं? बताओ। हाँ सर। इनका डोनेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग डोनेशन दैट, ठीक है, दैट देयर के इक्विलिब्रियम इज यूजुअली हाईएस्ट। तुम मेरी फीलिंग समझ रहे हो क्या, मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं?
कि देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, Cr इथिलीन डायमीन होल्ड थ्राइस 3+ और Cr NH3 होल 6 3+, मैं तुमसे कोई स्टेबिलिटी या CFSE का ऑर्डर पूछे, ठीक है, तो भाई दोनों के अंदर ही क्या देना, क्या आंसर हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा पहले वाले। पहले वाले का पहले ज्यादा। का ज्यादा हो जाएगा। चीलेशन है कि नहीं भाई? हाँ सर। यस सर। चीलेशन है। अच्छा, Cr इथिलीन डायमीन होल थ्राइस +3 Cr इथिलीन डायमीन होल ट्वाइस Cl2 प्लस, किसका ज्यादा हो जाएगा? 3 रिंग्स, अभी भी पहले वाले। 2 रिंग्स, पहले वाले का ज्यादा हो जाएगा। हाँ प्रभाकर, हाँ, तो Cr EDTA, जैसे देखो EDTA माइनस और Cr NH3 होल 6 3+, पहले वाले का ज्यादा। -4 का चार्ज है, वही Cr पे +3 का चार्ज है। अब तुम देख रहे हो इसके अंदर चेंज इन एंट्रोपी कितना ज्यादा होगा बताओ, कि अकेला EDTA एक मॉलिक्यूल है लेकिन हेक्साडेंटेड है, तो मेरे पास में 5 मेंबर्ड रिंग्स है कि नहीं बताओ? हाँ सर। यस सर। लेकिन अब डोनेशन में बताओ इसमें मिक्स्ड है कि नहीं बताओ? ऑल एंड डोनर्स। और इसके अंदर क्या है बताओ? मिक्स्ड डोनर्स हैं कि नहीं? 2 एंड बाकी सब। हाँ सर। ये ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल है ये। समझे क्या? सर थोड़ा ऊपर करें। हम्म एक लाइन ऊपर करेंगे। In fact, this is also more than Cr ethylene diamine whole thrice +3, इससे भी ज्यादा है। बट अब ठीक है, तुम इससे ज्यादा कुछ फैक्ट याद नहीं कर पाओगे। तो सर वो क्या लिखा था? इथिलीन डायमीन का जो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 3 रिंग्स हैं, उससे भी ज्यादा EDTA का है। ठीक है सर। चीलेशन इफेक्ट डोनेशन इफेक्ट को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। अच्छा प्रभाकर, तुम स्पेसिफिक केस पूछ रहे हो, तो वो तो एग्जांपल बेटा स्पेसिफिक हो जाएगा। ये तो एग्जांपल्स जैसे मेरे पास इनके केटलिन कांस्टेंट की वैल्यूज देख के यहाँ पे लिखवाए गए हैं। अपन इस एक केस को नहीं सर, मैं जनरल एग्जांपल सोच रहा था। जनरल एग्जांपल तो ऑक्सलेट और अमीन का कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सलेट कितना पीछे है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जैसे ऑक्सलेट वाटर को तो हरा देता है मेरे पास, जैसे तुमने अब शुरू किया ही है, तो आई हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल CO ऑक्सलेट होल थ्राइस, ठीक है, 3- इज मोर देन CO H2O होल 6 3+। तो ऑल्दो ऑक्सलेट, तुम देखो ऑक्सलेट वाटर से पीछे होता है, लिगेंड ही स्ट्रांग है। नहीं, ऑक्सलेट वाटर से पीछे है प्रभाकर, एक मिनट चेक करो। हाँ सर। पीछे है ना? हाँ तो वीकर देन वाटर है, बट वो स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्टेबल है। सर ये एक्सेप्शन है क्या? हाँ ठीक है, एक्सेप्शन समझ लो। और नंबर ऑफ लिगेंड्स तुम जानते ही हो भाई, लिखा नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर 4th कि नंबर 4? इसमें वीकर तो ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि चिलेशन है ना। चिलेशन। अच्छा हाँ चिलेशन। इसके अंदर कितनी है भाई? 3 रिंग्स है ना। हाँ
तो हाँ, नंबर ऑफ लिगेंड्स में हमें पता ही है भाई कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज मोर देन, क्या बताओ, इज मोर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल, है कि नहीं बताओ? बाकी सब फैक्टर सेम रहे तो। हाँ तो बस ये है फर्क। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ में तुम्हें एक्चुअली मेंशन कर देना चाहिए कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स भी मैटर करता है। समझे क्या? ठीक है, हमें ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए दैट स्टेबिलिटी ऑफ, सुनो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक्चुअली कैसे डिफाइन किया जाता है? दिस इज एक्चुअली रिटन एज, सपोज मेरे पास में m+4 ठीक है, ml4 का सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो ये स्टेप वाइज डिफाइन किया जाता है हर एक का, जैसे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। क्या होगा बताओ? m+4 + l- से क्या बनेगा? ml3+, 3+ होगा K1, दिस इज K1, एंड ml3++l-, ठीक है, ml2+, 2+2 K2, ठीक है, एंड लास्ट तक आते आते हमारे पास में क्या होगा? ml3+1+l- इज इन इक्विलिब्रियम विद ml4 K4। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका? Kf, K फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, और K स्टेबिलिटी, ये सब टर्म्स तुमने यूज किए होंगे, इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू हाँ K4। सर, वो ऐड करते तो मल्टीप्लाई होता। नहीं नहीं, ये तो किए ही है, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये वाला टर्म आयनिक में यूज किया होगा तुमने, K स्टेबिलिटी। और K स्टेबिलिटी इज एक्चुअली 1/, क्या बताओ, K डिसोसिएशन, ये इसका उल्टा, K डिसोसिएशन और K इनस्टेबिलिटी, K इनस्टेबिलिटी। जैसे तुमने आयनिक में ऐसे सवाल किए होंगे, देखे उल्टा होंगे, करके मेरा ऐड तो याद नहीं है। करना था। हाँ, जैसे KF ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻10। तो इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था कि अगर तुम इसको बनाओ प्रॉपर आयंस से, Ag++2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये इसका मीनिंग होता था ना बच्चों। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये 10⁻10 है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो ठीक है ना? यस। सर एक डाउट है, हम्म वो आप नेचर ऑफ लिगेंड्स वाले पॉइंट पे जा सकते हैं? कहाँ है सर इसमें K1 K2 K3 की में क्या रिलेशन है, कौन सा सबसे बड़ा रहेगा? नहीं, जनरली K1 K2 K3 जो है ये एक्चुअली डिक्रीज करते हैं, जैसे किसी एसिड में रहता है वैसे सक्सेसिव डिक्रीज ही करता है जनरली। तो कौन सा जल्दी बोलो। थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट, हाँ। सर उसके एंड में आपने वो मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE आपने डिक्रीज दिखा है, हाँ तो आप बोल रहे थे कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो फिर CFSE बढ़ता है, हाँ, तो ज्यादा है ना, CN का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना अलग। तो फिर आपने राइट होते हुए डिक्रीज क्यों किया? अरे हाँ नालायक सर, क्या है? हो गया। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो छापा सबने? अच्छा,
ये एक जो है फैक्टर देखो, एक ये भी इसके अंदर तुम लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज अच्छा चीलेशन, ये चीलेशन के अंदर ही एक है ना एडिशनल लाइन तुम इसमें लिख सकते हो, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ठीक है, मैं देखो ऐसे ही इसमें लिखवा रहा हूं। थोड़ा नीचे का लिखना है अभी। अच्छा ये लिख लो, लिख लिया? हाँ सर डन। ठीक है, एक जो है इफेक्ट है उसको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज मतलब इसका भी रिलेशन मोरलेस एंट्रोपी से ही है, ठीक है, एंड तुम बस इतना लिख सकते हो दैट इफ अ मल्टीडेंटेड लिगेंड इज साइक्लिक, मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हमारे लिए मान सकते हो, इज साइक्लिक, ठीक है, देन द कॉम्प्लेक्स is even more stable as metal ion is completely trapped inside, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनसाइड। नहीं, वैसा नहीं, देखो कैसा बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है ओम, देखो ये ओ ओ ओ ओ एंड इसके सेंटर में कौन? हाँ एक्चुअली सर ये पूछने वाला बेस्ट था। एग्जांपल्स M+N, और इसके लोन पेयर्स का क्या हुआ है बताओ? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। दिस इज लाइक मतलब काइनेटिकली भी हमने उसको क्या कर दिया है, सब तरफ से ट्रैप कर दिया है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस और एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। सर इसमें और EDTA के कॉम्प्लेक्स में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? ये वाला। ओके सर। ठीक है, तो मैं जो तुम्हें बता रहा था एग्जांपल्स, वो सब उसी के थे। देखो दिस इज अ प्रॉपर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, एक तरह का एक प्रॉपर हमारे पास में ये है, ठीक है। इफ यू सी दिस यू कैन सी आई गेस बॉन्डिंग ऑफ डाइऑक्सीजन टू हीम इन आयरन मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स ऑकर्स इन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, ये एक्चुअली हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। दिस इज हाउ, ठीक है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स हम लोग की बॉडी में। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली लिगेंड्स खुद साइक्लिक हैं और फिर इनके अंदर डोनेशन साइट रहती है, ठीक है। तो ये यू कैन सी दीज थिंग्स जो इसके अंदर ट्रैप्ड हैं, ये सब मैक्रोसाइक्लिक है। खैर सबने छापा? सर क्राउन ईथर्स तो हम लोग जो नॉन डी ब्लॉक मेटल्स हैं उनको हटाने के लिए भी यूज करते हैं। अभी तो K+ देखो था ना उसमें। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। छापा भाई? यस सर। नहीं, सर मल्टीडेंटेड वाला लिखना था, मतलब डायग्राम बनाना था। लो जल्दी करो। नहीं ओम, मतलब DNG एग्जैक्टली वो नहीं है ना? हाँ सर, वो H बॉन्ड होता है इसलिए शायद। हाँ,
हो गया हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर देखो एक हम चीज और लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अब नॉर्मल कंटिन्यूएशन में है, अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मे और मे नॉट बी काइनेटिकली स्टेबल, मे और मे नॉट बी काइनेटिकली फेवर्ड। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि दैट मीन्स दैट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं राधिका, छोटा है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स बनता है, often thermodynamically stable complex may not be the major outcome। समझ रहे हो? इसे तो हम पहले ही देख चुके हैं हम लोग ऑब्वियसली। हाँ सर, KCTC। ठीक है, हाँ, often kinetically controlled complex may be a major yield rather than thermodynamic, rather than thermodynamic। जैसे माइक बेटा, माइक कौन है भाई? हाँ, तो इसमें क्या है देखो, जो काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि ये जल्दी से रिएक्शन भी नहीं शो करते हैं, ठीक है। और काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ, काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस? लेबाइल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज लायबल टू चेंज, समथिंग लायबल टू चेंज। हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट तो है ही, हाँ, ये टेम्परेचर का इफेक्ट तो है ही हमारे पास में, ठीक है। वो तो फैक्टर है ही, तभी तो हमने बोला ना हमेशा नहीं बनेगा। अब बाकी कंडीशन फेवरेबल है तो बना भी सकते हैं। समथिंग दैट इज लायबल टू चेंज, ठीक है, विच इज लाइकली टू अंडरगो सम चेंज, ठीक है, लाइकली टू अंडरगो चेंज इजीली। जैसे एक एग्जांपल देखो इस बात का है, ठीक है, इस जो है कॉन्सेप्ट का एक यूज, ठीक है, अ यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ट्रांस इफेक्ट। अब ये इफेक्ट तो कुछ खास नहीं है, हमारे पोर्शन में नहीं है, लेकिन जो मैं लिखवाने वाला हूं नीचे, वो नाम और ड्रग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एनसीईआरटी में मिल भी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इफेक्ट ऑफ Cl माइनस, ठीक है, अपने साइज की वजह से Cl माइनस का इफेक्ट क्या होता है? NH3 से ज्यादा होता है। इसका यूज हम लोग जो है एक ड्रग बनाने में करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्प्लैटिन। ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में PtCl Cl है और इसके ऊपर ओवरऑल 2 नेगेटिव का चार्ज है। जब तुम इस पे NH3 करते हो पहली बार, तो ये रैंडमली कोई भी अपना जो है रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा बताओ? Cl और कोई भी एक Cl को NH3 से रिप्लेस कर दो, NH3 बन जाएगा, ठीक है।
इस पे चार्ज क्या आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। अब जब तुम इसके ऊपर एक और NH3 करते हो, डायगनली ऑपोजिट। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, 2 केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। तो हमारे पास में क्या है कि पीटी के हमारे पास में Cl एक NH3 यहां लग सकता है, NH3 और Cl ऐसा बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस प्लैटिन, ठीक है। और दूसरा NH3 का हमारे पास केस, दिस इज केस 1, और दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास में, Pt NH3 Cl ऐसा बन जाएगा, दिस इज केस 2। ये ड्रग काम का नहीं है, वो पहला वाला ड्रग काम का है। सिस्प्लैटिन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसको लिख लो एक बार, इसको जल्दी से लिखो एक बार बच्चों, 1 मिनट के लिए बस, हाँ 1 मिनट। सॉरी। तो खैर देखो, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें तो क्या है कि ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई ये Cl-, ठीक है, आपने आने वाले, जैसे बताऊं तुम्हें, अभी ये है नहीं पोर्शन में हमारे, बट ठीक है, तुम्हें हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ड्रग इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान रखना क्या बच्चों, ये ड्रग शायद तुमने सुनी भी होगी, पहले सुनी है सिस्प्लैटिन कहीं पे? हाँ सर। कहाँ सुनी है सर क्लास में हो गया है, स्कूल में। स्कूल में करवाया है? तो तुम्हें किसी एनसीईआरटी चैप्टर में तुम्हें ये सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में या कहीं पे तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल के चक्कर में मैंने चलो इसका नाम शुरू तो कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि Cl- जो है ना, वो अपने ट्रांस पे जो चीजें लगी होती है, ठीक है, उनको जल्दी क्या करता है, डीस्टेबलाइज करवाता है। Cl- का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है। तो जब तुम PtCl4 से अमोनिया एक एक करके लगाना शुरू करते हो, तो सिस्प्लैटिन जो है ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर इसी चीज को तुम उल्टा अगर सिंथेसाइज करोगे, PtNH3 से अगर इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करोगे, NH3, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा, जब तुम इस पे Cl- लगाओगे तो पहला Cl- कहीं भी लग जाएगा, Pt NH3 NH3 Cl और NH3, ठीक है। और जब तुम इसके ऊपर अगला Cl- डालोगे तो क्योंकि Cl- जो है वो अपने ही ट्रांस पे चीजों को क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करवाता है बार बार, तो इसलिए तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली ये बन जाता है, क्या ये बन जाता है, इस केस में मेजर ये है। तो ये जो हम देख रहे हैं ट्रांस इफेक्ट, ये एक्चुअली काइनेटिक इफेक्ट है एक तरह का। खैर इफेक्ट नहीं समझना हमें, तुम बस ये चीज याद कर लो कि अगर सिंथेसिस रूट 1 अगर इससे बनाया जाए तो वो मेजर है, ठीक है। और सिंथेसिस रूट 2 अगर इससे बनाया जाए तो नीचे वाला मेजर है। तो ये सब छापा के बताओ। ठीक है, सर ये ट्रांस प्लैटिनम, क्या है फिर से बोलो। सर ये ट्रांस प्लैटिन है क्या, जो दूसरा बना नीचे तो? हाँ हाँ, ट्रांस प्लैटिनम। तो जैसे, अच्छा ये सब कुछ फिनिश करके हम एक जो चीज देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन, व्हाई नॉट, तो आइसोमराइजेशन, और इसमें तो भाई हम लोग चैंपियन हैं पहले से ही, तो बहुत सिंपल है। तो आइसोमराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो सबसे पहले भाई आइसोमराइजेशन में हमारे पास में दो तरह के आइसोमराइजेशन होने वाले हैं, क्या बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो भाई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो तो 5 मिनट का है, जैसे तुम्हें उसमें याद है लिंकेज, चेन, पोजीशन, फंक्शनल हुआ करता था, ऐसे हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर, इसके अंदर क्या क्या है देखो, ठीक है। डेफिनेटली हम डेफिनेशंस एक्सेट्रा से क्लियर है, क्या बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। और इसके अंदर क्या है भाई, कनेक्टिविटी सेम, ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। बोलो भाई सही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो सिर्फ ऑर्गेनिक का इशू है। तो अब इसके अंदर हमारे पास में टाइप्स क्या क्या है बताओ।
तो टाइप्स अपने पास में निकल के आता है, सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, coordination isomerism. Number 3 ionization isomerism. Number 4 एक मिनट रुको गाइस, हाँ सॉरी, नंबर 4 ligand isomerism, ligand isomerism, एंड नंबर 5 एक फॉल्स आइसोमेरिज्म है, ठीक है, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कुछ होता नहीं है बट ठीक है। अगेन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है हमारे पास में, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो है, ठीक है, ये सेपरेट पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर, आई गेस, ठीक है, जबकि ये हम लोग इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो मैं तुम्हें देखो मेन सब में 2-2 एग्जांपल देके, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1 लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का फंडा क्या है भाई, ठीक है, द लिंकिंग एटम, ठीक है, वैसे तो देखो डेफिनेशन वगैरह एनसीईआरटी में जो है सब बात अलग है, बट इसका बेसिक इसका मीनिंग क्या है, दैट लिंकिंग एटम या डोनेटिंग एटम, ठीक है, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ठीक है, टू मेटल फ्रॉम लिगेंड इज डिफरेंट, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल इन एनी, कब होगा बताओ ये पॉसिबल, कब हम लोग उस लिंकिंग एटम को चेंज कर सकते हैं? दिस इज पॉसिबल इन एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इन एनी कोऑर्डिनेशन हैविंग क्या, रेजोनेंस। नहीं, रेजोनेंस एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, इट इज नॉट अ डायनामिक थिंग। In any coordination compound having ambidentate ligand, what I am trying to say is, ये 2 कंपाउंड्स होंगे जो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे ना आइसोमर्स से, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे CN माइनस, रेजोनेंस भी तो चेंज कर सकते हैं ना, रेजोनेंस से क्या चेंज करना है हमें, जो एटम डोनेट है। रेजोनेंस होगा भी तब भी वही एटम डोनेट करेगा ना भाई। रेजोनेंस का हम यूज क्या कर रहे हैं, हम उस पे देखो, अब जैसे तुम बोल रहे हो कि C डबल बॉन्ड N कुछ यहाँ पे है ऐसे, तो उसको तो हम एम्बिडेंटेड में काउंट ही कर रहे हैं ना, C डोनेट करे या N डोनेट, हाँ। वो बात नहीं है। जैसे एसिटाइल एसिटोनेट है तो उसमें रेजोनेंस के साथ में डोनेशन है, तो उसमें तो वही एक हाइब्रिड है ना। तो दैट इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, जब तुम्हारे पास में 2 तरह के एटम्स डोनेशन के लिए पॉसिबल है। अब वो किस लिए है उसके क्या मतलब है, अगर पॉसिबल है तो ये सब केस हो सकता है। तो देखो एग्जांपल्स में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जांपल्स में हो जाएगा CONO2, ठीक है, NH3 ठीक है, +2, और क्या हो जाएगा COONO NH3 +2। ये दोनों आपस में क्या है भाई, दे बोथ आर लिंकेज आइसोमर्स, बिकॉज इसमें डोनेशन किससे है, N से, और इसमें डोनेशन किससे है, ओ समझ में आया क्या भाई?
बस इतना सा चेंज किया तो ये आइसोमर बन गए हैं। समझे क्या? हाँ सर। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक इसके अंदर इसी के अंदर देखो एक ये भी रहता है लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म जो है, ठीक है, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का आइसोमरिज्म नहीं है। तो लिगेंड आइसोमरिज्म, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, if there is possibility of isomerism within ligand itself, खुद ligand में अगर उसकी जो पॉसिबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल NH2 CH2 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 NH2, ठीक है, एंड NH2 CH CH3 CH2 NH2, तो ये जहां हमारे पास में 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, ये हमारे पास में 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। समझा क्या भाई? क्योंकि ये आइसोमरिज्म इन सब पॉइंट्स में से किसी में डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इसलिए डिस्कस नहीं किया है बिकॉज ऐसे तो हमारे पास में फिर एंडलेस हो जाएगा, बिकॉज लिगेंड के अंदर जितने आइसोमर्स होंगे फिर वो इसमें हम जनरली काउंट नहीं करते हैं। तो वो सारी की सारी कैटेगरी किसमें आ जाती है बताओ? लिगेंड आइसोमरिज्म में। समझे क्या भाई? कहां स्क्रॉल करना है? देखा? अच्छा, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नंबर 2, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हमने पहले प्रोपेन 1,2 डाइमीन का एक कंपाउंड देखा था, वो भी लिगेंड आइसोमरिज्म में है। हाँ यही तो है ना, वो प्रोपेन 1,2 डाइमीन यही तो है। अच्छा हाँ यही है सर, यही है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग बोथ, अच्छा ये कब होता है? जैसे उसके लिए क्या कंडीशन है बताओ? उसके लिए कंडीशन है कि लिगेंड एम्बिडेंटेड होना चाहिए। यहां पे क्या कंडीशन है? यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में लिगेंड्स का चेंज होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग बोथ cations and anions, both cations and anions as coordination entities, as coordination spheres, can exhibit isomerism by exchange of ligands, between coordination spheres, ठीक है। मतलब देखो ये जो है ना, इसको जरा अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ये इसका मेन पंच लाइन है। जैसे ऊपर वाले का ये था लिंकिंग एटम या डोनेटिंग एटम इज डिफरेंट, ये इसका पंच लाइन था। तो वैसे ये इसका पंच लाइन है। तो मतलब ये चीज सिर्फ तभी हो सकता है, ठीक है, ओनली पॉसिबल जब क्या हो बताओ? बोथ कैटायंस एंड एनायंस क्या होना चाहिए बताओ? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दिस इज मस्ट। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का केस डेवलप होगा।
नहीं तो नहीं होगा। तो एग्जांपल्स में क्या है हमारे पास में, देखो भाई, फर्स्ट इज CONH3 होल 6 एंड CrCN होल 6। देखो बच्चों, चार्जेस क्या है भाई, अगर मैं पूछूं तो तुम्हें चार्जेस अगर नहीं पता है यहाँ पे तो कैसे चार्ज निकालोगे इसका? कोबाल्ट पे चार्ज +3 -3 हो जाएगा। +3 -3 +2 +3 दो चार्जेस फेमस है। क्रोमियम क्या है, जनरली +3 पे रहता है, तो इस पे -3 ऐप है, तो इस पे +3 जमेगा। अब तुम इसमें एक एक करके क्या करो, लिगेंड को एक्सचेंज करते जाओ, तो भाई क्या बन जाएगा बताओ? ठीक है, इस पे देखो सेमीकोलन, कोबाल्ट पे NH3 क्या कर दो बताओ? 5, और साइनाइड क्या कर दो बताओ? 1। अब बताओ इस पे चार्ज क्या हो जाएगा ओवरऑल? +2। सेम ही रहे। नहीं, कोबाल्ट +3, हाँ लेकिन अच्छा, चार्ज समझ। +2। और Cr के पास फिर ऑब्वियसली क्या आएगा बताओ? Cn 5 और NH3 1। तो इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा बताओ? -2। -2। सही है। फिर कोबाल्ट NH3 4, साइनाइड 2, चार्ज क्या हो जाएगा? +1। +1। और Cr साइनाइड 4 और NH3 2, चार्ज क्या हो जाएगा? -1। ऑब्वियसली फर्दर नहीं कर सकते हो तुम, क्यों? फिर से बोलो, क्यों? सर आयन से नहीं बचेगा ना, मतलब आयन से नहीं बचेंगे, इस पे 0 वो चार्ज ब्रेक है। हो जाएगा। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से। इसको लिख के काटना है ऐसे। कोबाल्ट क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स तो बनना चाहिए ना भाई, सॉल्ट के फॉर्म में। सर ये स्टेप जंप कर सकते हैं क्या, मतलब वो हाँ। माइनस बन जाए वो? कैसे? हाँ, जंप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको आगे भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। 4 पे रुकना नहीं है हमें, और ज्यादा लिगेंड एक्सचेंज कर दो तो क्रोमियम किस में आ जाएगा? ठीक है, प्लस में। तो Cr NH3 होल 6 +3 एंड कोबाल्ट Cn होल 6 -3 and so on. All are coordination isomerism. Coordination isomers. ये समझा के बताओ, सिंपल है एकदम, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है वो? इंडिपेंडेंट मतलब ये वाला? हाँ सर। तो जब यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे भी बचना चाहिए ना, फिर अमोनिया के पास, क्रोमियम के पास भी तो यही बचेगा ना, वो भी तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। क्रोमियम के पास भी क्या बचेगा भाई बताओ? NH3 3 और CN3 बचेगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे बताओ? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो जैसे लिख लिया ना? एक सेकंड ऊपर। हाँ, जैसे एग्जाम्पल्स में देखो, ये पहला है, एग्जाम्पल्स में देखो, दिस इज, ऐसा भी हो जाता है, देखो इस केस में भी हो जाता है। ब्रिजिंग देखो कॉम्प्लेक्सेस में, NH3 5COOH CrCN5 कोबाल्ट क्रोमियम, ठीक है, एंड क्या कर दो बताओ? CO की तरफ क्या लेके आ जाओ भाई? CN5 और OH और Cr क्या? NH3 5। सर आपने जो पहला वाला बताया ना, वो CO के साथ पहले NH3 था, हाँ देन आपने Cr के साथ NH3 दिखाया, हाँ वो इन उसमें 3 कंपाउंड बने, नीचे वाले में भी 3 कंपाउंड बनेंगे, हाँ और वो हाँ हाँ, बनेंगे एक बनेंगे। दूसरे में आइसोमर होंगे कि बस, मतलब नहीं, मतलब कैसे समझे नहीं मतलब? तुम, ये देखो ना भाई, मुझे बताओ, ये कंपाउंड है उत्कर्ष,
ये ए कंपाउंड है कि ये कंपाउंड है एक्स? पूरा एक कंपाउंड है। पूरा एक्स एक कंपाउंड है ना भाई? हाँ सर। तो ये आपस में आइसोमर्स है ना, इनका फॉर्मूला सेम है ना, हाँ, बताओ। और जो नीचे वाले के 3 बनेंगे वो ये उससे मतलब रिलेटेड है नहीं कि है ना? ये एक आइसोमर है, ठीक है, और ये दूसरा आइसोमर है ना। हाँ वही वही सर। हाँ, ठीक है सर। तो ये हर एक पैच एक कंप्लीट कंपाउंड एक आइसोमर होगा ना भाई। हाँ सर, वही क्लियर करना था डाउट। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये भी एक एग्जांपल है, ये भी, और भी जैसे CuNH3 होल 4 +2 चार्ज है, PtCl4 -2 चार्ज है, एंड PtNH3 होल 4, और सारे इंटरमीडिएट बीच में पॉसिबल हैं, और CuCl4 -2, ये सब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। हाँ सर। सर वो सेकंड एग्जांपल में OH माइनस है ना? हाँ, OH माइनस है। सर तो नोटेशन समझा नहीं, 2 डैश बनाया। अरे ब्रिजिंग लिगेंड है, भूल गए क्या? तो OH कैसे? ले, क्या हो गया भाई? अरे क्या हो गया भाई? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, याद याद आया आया याद ना? आया अरे याद आया। दो हाँ कोऑर्डिनेट सर, हाँ सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ है, सर, हाँ म्यू सर। म्यू, याद आया नोमेनक्लेचर? हाँ सर। हाँ सर। छापा भाई? जी सर। तो नंबर 3 देखो, बस, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म ऑकर्स। अच्छा, जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म था, तो इसके अंदर क्या है भाई कंडीशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जब लिगेंड एक्सचेंज हो किस किस के बीच में, बोलो भाई? बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर हो। आयनाइजेशन स्फीयर समझ रहे हो ना बच्चों, जो काउंटर आयन है, हाँ यस सर। काउंटर आयन स्फीयर हो। तो जब लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर है, ये इसका पंचलाइन है भाई। बोलो सही बात है क्या? यस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड एक्सचेंज है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड एक्सचेंज है तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सर इसमें तो कटायन होना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जनरली इस जो है कंडीशन को मीट करने के लिए भी क्या है, सबसे पहली बात, दैट आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, मस्ट हैव, क्या बताओ, अ पोटेंशियल Negative लिगेंड। पहले तो होना चाहिए कोई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लिगेंड जनरली क्या होते हैं बच्चों, बताओ? सिंस लिगेंड जनरली आर क्या, एनायंस, या फिर क्या होते हैं बताओ? न्यूट्रल। सही बात है क्या, बताओ? यस सर। इसलिए सो इट इज कॉमन with complex compounds, having, क्या बताओ, positive coordination sphere and क्या, and anionic ionization sphere and anionic counter ion। अब न्यूट्रल में क्या इलाज है भाई? ठीक है, तो अब यहां पे देखो, एक हमको चीज एक्स्ट्रा मेंशन करने की जरूरत है, ठीक है, दैट
न्यूट्रल पे हम आते हैं। ठीक है, इसी को जो है न्यूट्रल वाले को हम जनरली क्या बुलाते हैं, किसमें डालते हैं बताओ? सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाला था ना बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेट। सॉल्वेट आइसोमरिज्म, आई एम सॉरी। ठीक है, तो इतना जल्दी छापो भाई, जल्दी से। लिखा? तो पहले तो ये चीज पहले तो ये चीज में एग्जांपल्स देखो, लिख लो क्या क्या है। CO NO3 NH3 होल 5 SO4 एंड क्या हो जाएगा बताओ? CO। अब SO4 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा बताओ? बाहर कौन बैठ सकता है, NO3 या NH3? NO3। NO3 CO SO4 अंदर आ जाए और NH3 होल 5 और क्या हो जाए बाहर? NO3। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, क्या PtCl2 NH3 होल 4 Br2 एंड PtCl, देखो Br NH3 होल 4, एक Cl एक Br, और बाहर भी क्या है बताओ? एक Cl एक Br एंड दोनों सी हाँ ओम, हाँ दोनों से एंड दोनों से PtBr2 और NH3 और होल 4 और बाहर क्या? Cl2। ठीक है, हम सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म खैर है नहीं वैसे पोर्शन में, सॉल्वेंट वो ही हम देखेंगे, सॉल्वेंट आइसोमरिज्म और ठीक है इसका स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारा बाकी है, समझ रहे हो, जिसके अंदर एक्चुअली कलर भी आता है थोड़ा बहुत। ये दो बातें हमको देखनी है नेक्स्ट क्लास में। मतलब 1 आवर में खत्म हो जाएगा। देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी देख लेंगे इसके लिए। ठीक है, हाँ मैं सर को बोलता हूँ, सर को बोलता हूँ, तब तक मैं अभी तुम्हें होमवर्क ग्रुप पे अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके भाई। 8 minutes आराम से, मैं फ्री हूँ।